नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं। हमारा मॉर्निंग पावर पैक्ड प्राइम टाइम शो नया सवेरा लेकर मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल। और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर इस मंच के साथ करें आपके लिए साझा। बिल्कुल आंचल, और खासतौर से आज की अगर बात की जाए, आज दिन भर क्या कुछ खास रहेगा खबरों में, सारी वो तमाम खबरें जो हैं आपको बताएंगे हर एक क्षेत्र की। साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ खास जो स्थिति है वो नजर आ रही है, खासतौर से पश्चिम एशिया को लेकर, और उसको लेकर भारत किस तरीके से अपनी स्थिति को लगातार स्पष्ट कर रहा है और उसमें क्या कुछ अहम पड़ाव आज होगा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्री से सीधा संवाद। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल। भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश के पास पर्याप्त स्टॉक और सप्लाई मौजूद, घबराने की जरूरत नहीं, केवल सरकारी जानकारी पर करें भरोसा। चुनावी राज्यों में आज हाई वोल्टेज कैंपेन। पश्चिम बंगाल, असम और केरलम में ताबड़तोड़ रैलियां, मुद्दों की होगी सीधी टक्कर। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 6 अप्रैल रात 8 बजे तक हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने बढ़ाई डेडलाइन। ईरान ने कहा, अमेरिका का प्रस्ताव एक तरफा और गलत। महानवमी पर आज मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा, तो वहीं रामलला के जन्मोत्सव पर झूम रही अयोध्या। दोपहर 12 बजे होगा प्रभु राम का सूर्य तिलक। और ओलंपिक्स में महिला श्रेणी की सुरक्षा के लिए नई नीति जारी। जीन स्क्रीन टेस्ट से होगा एथलीट का फैसला। पुराने नियमों के कारण खड़े हो चुके हैं कई बड़े विवाद। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर भारत की आंतरिक तैयारियों की समीक्षा करना है। आपको बता दें, इस बैठक में केंद्र सरकार राज्यों से यह आपको बता दें, उनको ये समझाना चाहती है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में वे कितने तैयार हैं। साथ ही और इसमें मुद्दे क्या रहेंगे, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लाने की जो योजना है, साथ ही जरूरी वस्तुओं जैसे तेल, गैस और खाद्य सामग्री की जो आपूर्ति है वो बनाए रखने की तैयारियां, ये तमाम अहम मुद्दे जो हैं इस दौरान ज़ाहिर तौर पर इन पर समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, जिसको लगातार सरकार हमेशा प्राथमिकता देती हुई नजर आई है। तो तेल, गैस, खाद्य सामग्री जैसी चीज़ों की आपूर्ति निर्बाध हो, ये अहम एजेंडा रहेगा। तमाम वो मुद्दे जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक के जब बैठक लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो ये मुद्दे रहने वाले हैं। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए देश किस तरह की व्यवस्था को अपना रहा है, कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत रखा जाएगा, और ऐसे में केंद्र के साथ साथ राज्य किस समन्वय के साथ काम कर पाएंगे, ये अहम रणनीति क्या होगी, इस पर आज चर्चा होनी है। आंतरिक सुरक्षा को कैसे और मजबूत और कायम किया जाएगा। तो पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक है, जहां मौजूदा हालात का भारत पर असर और इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, इसके साथ अगर बात की जाए उन राज्यों की जहां पर चुनाव होने हैं, तो आपको बता दें इसमें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं होंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी नहीं होंगी, और खासतौर से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पुडुचेरी की, असम और केरलम के जो सीएम हैं वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। साथ ही अगर देखा जाए, क्योंकि आचार संहिता इन राज्यों में लगी हुई है, पुडुचेरी की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं होंगे। चुनावी राज्यों के लिए एक अलग बैठक जो है वो की जाएगी, और उस बैठक की अगर बात रखी जाए, क्योंकि एक अलग बैठक की व्यवस्था की गई है, इस बैठक में जो मुख्य सचिव हैं वो शामिल होंगे। बिल्कुल, तो अलग बैठक की व्यवस्था की गई है और कैबिनेट सचिवालय जो है वो इस बैठक का
आयोजन करने वाला है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसीलिए जो चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उनके लिए अलग से बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है। तो बैठक अहम क्यों है, ये हमने आपको पहले भी बताया। आखिर उसको पश्चिम एशिया में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। अब वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और अगर असर पड़ता है तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा, उसको लेकर प्री अटेम्प्टिव यानी कि पहले ही सरकार अपनी कमर कस कर तैयारी करना चाहती है और साथ ही राज्यों के साथ इसीलिए समन्वय को मजबूत करना जरूरी है और इसीलिए ये मीटिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देश की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किस तरीके से एक आर्थिक स्थिरता और नागरिक सुरक्षा जो है उसकी वो प्राथमिकता में नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गतिविधियां हमने देखी हैं पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ा है उस प्रयास यही है कि उसका असर आम नागरिक तक ना हो और उसी के चलते आज हम देखेंगे किस तरीके से एक जो अहम बैठक है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और वहीं क्योंकि हम लगातार पश्चिम एशिया में पिछले 1 महीने से चल रहे युद्ध को देख रहे हैं और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी और फारस की खाड़ी में तेल गैस से लदे हजारों जहाज फंसे होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। जहां विश्व के अन्य देशों में पेट्रोलियम आपूर्ति का संकट है, वहीं भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। आपको बता दें सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, देश में पर्याप्त स्टॉक और सप्लाई मौजूद है। पेट्रोल पंप गैस एजेंसियां सामान्य रूप से कार्यरत हैं। सोशल मीडिया पर कुछ झूठी और भ्रामक बातें घबराकर ज्यादा खरीदारी ना करें। अपील की जा रही है कि वे भ्रामक जानकारी से गुमराह ना हो जो बेवजह पैनिक फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की स्थिति पर पेट्रोलियम मंत्रालय का जो बयान है वो सामने आया, जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 150 से ज़्यादा देशों को ईंधन सप्लाई करता है और ऐसे में ईंधन खासतौर से 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप से लगातार जो सप्लाई है वो भी की जा रही है और कहीं भी जो ये स्थिति है रुकी नहीं, यानी कहीं भी सप्लाई जो है वो रोकी नहीं गई है। और ऐसे में आम लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो खासतौर से सरकारी जानकारी है यानी जो पुख्ता खबरें हैं उन पर ही भरोसा करें। सरकार लगातार अपनी बात को स्पष्ट कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किस तरीके से झूठी और भ्रामक बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, उनसे बचने के लिए लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जब ऊर्जा सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से देश में मजबूत नजर आती है। तो कच्चे तेल की स्थिति को लेकर लगातार सरकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान सामने आया जहां साफ तौर पर स्थापित किया गया कि हॉर्मुज में तनाव है लेकिन भारत को पर्याप्त सप्लाई है, इसलिए जो ये पैनिक बाइंग है या पैनिक बुकिंग है, ये भ्रामक जो बातें फैलाई जा रही हैं उससे बचें। 41 से ज़्यादा देशों से तेल खरीदता है भारत और हर रिफाइनरी में करीबन 100% से ज़्यादा की क्षमता पर लगातार काम किया जा रहा है। अगले 60 दिनों तक तेल पहले से ही सुरक्षित है, यानी कि बफर स्टॉक ऑलरेडी कंट्री में है। और इस बफर स्टॉक का मतलब यह है कि किसी भी अगर आपात स्थिति आती है तो इस आपात स्थिति को निपटने के लिए भारत तत्पर है, तैयार है और हर स्थिति से निपटने के लिए लगातार सरकार अपनी कोशिश को कर रही है। बिल्कुल, और यही स्थिति एलपीजी में भी हम देखते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सारी जानकारी दी कि कहीं भी कोई कमी नहीं है और एलपीजी के उत्पादन की अगर बात की जाए तो उत्पादन बढ़कर जो है वो ज़रूरत का 60% से ज़्यादा है। वहीं बाकी गैस आयात जो है वो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो गैस है उसके कैरियर हैं वो पहुंच रहे हैं और रोज़ 50 लाख सिलेंडर की जो डिलीवरी है वो भी की जा रही है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि घबराहट में मांग की जो स्थिति है, हमने देखा था किस तरीके से जो मांग है करीब 88 लाख तक वो पहुंची थी, लेकिन अब वो सामान्य हो गई है। और वहीं अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई जो पहले से ही तय है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कैसे निर्बाध पहुंच रही है और सरकार का प्रयास है कि जो आपूर्ति है इसी तरीके से सामान्य बनी रहे। अब लगातार सरकार पीएनजी पर जोर क्यों दे रही है, आइए आपको वो भी बताते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का जो बयान है वो कह रहा है कि ये पहले से ही चल रही योजना है।
अब इसका उद्देश्य ये है कि आप तक सस्ता, सुरक्षित और साफ ईंधन जो है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। और इसका संकट से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक हलकों में बयानबाजी की जा रही है कि पीएनजी को सरकार इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि संकट है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इसे खारिज किया और कहा कि ये योजना तो पहले भी थी और जिन घरों तक पीएनजी पहुंच रही थी मकसद साफ था कि किफायती सुरक्षित ईंधन जो है वो उसकी उपलब्धता आप तक सुनिश्चित की जाए। तो लब्बो-लुबाब ये कि भारत में जो एनर्जी कंजर्व है उसका बफर स्टॉक है और इसकी निर्बाध जो उपलब्धता है वो आप तक सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए अफवाहों और जो भ्रामक बातें हैं उनसे बचकर रहें। बिल्कुल आंचल, ये तो रही हमारे देश की बात कि यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा किस तरीके से मजबूत है, लेकिन आखिर अमेरिका ईरान के बीच क्या चल रहा है? पश्चिमी एशिया संघर्ष का आज 28वां दिन है, लेकिन ना ईरान झुकने को राजी नजर आता और ना अमेरिका उसका पीछा छोड़ रहा है। अब ताज़ा अपडेट यही है कि ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की डेडलाइन बढ़ाकर 6 अप्रैल रात 8 बजे तक कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस दौरान ईरान के साथ आगे की स्थिति संभालने पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ मीडिया और कुछ लोगों के गलत बयानों के बावजूद ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है। साथ ही एक न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि ईरान ने 7 दिन के लिए हमले रोकने की मांग की थी। और मज़े की बात तो ये है कि ईरान ने फिर एक बार अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए अमेरिका के इस प्रपोजल को एक तरफा और गलत करार दिया है। तो पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है पश्चिम एशिया में, ये युद्ध बनाम अगर हम देखें तो एनर्जी वॉर में कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई नजर आई। तो ईरान के जो ऊर्जा संयंत्र हैं अब उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, ऐसा जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वो कह रहे हैं। अगले 10 दिनों तक कोई हमला नहीं होगा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये अपील ईरान द्वारा की गई है और ईरान के साथ लगातार बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कई खबरें आ रही हैं मीडिया में वो गलत है और हमारी बातचीत बहुत अच्छे लेवल पर है। आइए अब इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हम लोग कर लेते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, बहुत फिल्मी हो गया ये। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश की जाए तो सबसे अहम बात यहाँ पर है कि जो प्रस्ताव ठुकराया गया है, अब इसके बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई अब कह सकते हैं अहम से हटकर, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खत्म करने पर आमादा हो गई थी। हाँ, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद करने की ईरान ने घोषणा की, उसने दुनिया के सभी जगह पे कह सकते हैं कि बवंडर पैदा कर दिया है। हंगामा ही नहीं, बवंडर है वो। हर जगह, हर देश ने, कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी एक दबाव है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में एक वो बहुत ही दबाव की स्थिति बनेगी। और जो अगर ईरान के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो सारे जो तेल और गैस के जो संयंत्र ही है जहाँ पे वो उन्होंने स्टोर करके रखा है, सारे जगहों पे अगर हमला करेंगे तो निश्चित तौर पे हो सकता है, जैसा कि ईरान ने घोषणा भी किया था, कि वो फिर अमेरिका के जो देश है उनको ऊर्जा प्रदान करने वाले सारे परियोजनाओं पे हमला करेंगे। उसके साथ साथ इजराइल में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। तो एक नए तरीके का युद्ध दोनों के बीच में शुरू हो जाएगा। और यह एक बहुत ही दीर्घकामी और बहुत ही कह सकते हैं कि दूर तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अभी प्रभाव, जो ज्यादा दुष्प्रभाव बहुत पड़ गया है, अगर ये शुरू हुआ तो और ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों तक का किया है, ताकि इस बीच में बिल्कुल अखिलेश, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात करेंगे पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हम देखेंगे कि जो नागरिकों की सुरक्षा है उसको प्राथमिकता दी जा रही है और कैसे आर्थिक रूप से जो प्रभाव है वो ना पड़े या बिल्कुल कम से कम हो, इसके लिए अलग अलग जो विषय हैं उन पर चर्चा की जाएगी आज। हाँ, देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा कदम है और सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि देखिए, जब सुरक्षा की स्थिति है, निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में है, भारत में भी है, कई जो ईरान वार के वजह से सप्लाई रशिया यूक्रेन के चलते सप्लाई के काफी जैसे हुआ था। अब ये जो नया
शुरू हुआ है, तो इसके चलते जो सप्लाई पे डिस्टर्ब हुआ है। जी। एनर्जी की जरूरतें ठीक है, हम कई अन्य जगहों से लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो लगातार आबाद कम दूरी वाली एनर्जी हमको मिलती थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दिखा सकते हैं कि हमारे लिए सबसे करीबी वो इलाका है जहाँ से हमारे पास तेल गैस आते थे। तो इसका बाधित होना निश्चित तौर पे, लेकिन जब तेल और गैस बाधित होता है तो अन्य सारी चीजों को प्रभावित करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पहल ली है कि आज शाम में वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, उन्हें स्थिति की जानकारी भी देंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे, और साथ साथ पूरे प्रशासन को चुस्त करने का भी एक संदेश होगा दोनों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी और प्रधानमंत्री की तरफ से ही, ताकि ऐसी स्थिति में जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जमाखोरी करने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले हैं, उसका नाजायज फायदा उठाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को हतोत्साहित किया जाए और उन तत्वों को सर उठाने का मौका न दिया जाए। उन्हें उनके खिलाफ एक इस तरह की स्थिति बनाई जाए ताकि जो वो निष्प्रभावी हो जाए और जो प्रशासन तंत्र है वो प्रभावी रहे, ताकि आपूर्ति जो है आवश्यक आपूर्ति लोगों तक पहुंचे। और जैसा हमने सुना था कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जब वो संबोधित कर रहे थे मध्य एशिया की स्थिति पे, तो उन्होंने 7 जो इम्पावर्ड ग्रुप बनाने की घोषणा की थी, और वो 7 इम्पावर्ड ग्रुप है जिसमें कि तेल और फर्टिलाइजर से लेकर सप्लाई चेन सारी चीजें शामिल है। तो उन सारे इम्पावर्ड ग्रुप के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेंगी तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो संकट की स्थिति है इससे बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि अलग अलग राज्य और किस तरीके से वहाँ पर क्या कुछ प्रभाव नजर आता है या नहीं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये भी रहेगी कि वो जो भरोसा जो लगातार सरकार जनता को दे रही है, मुख्यमंत्री भी अपनी उस जिम्मेदारी के साथ अपने राज्यों में नागरिकों को ये स्थिति से लगातार स्पष्ट कराते रहें, फिर चाहे हम एलपीजी की बात करें या हम तेल की बात करें, क्योंकि लगातार एक जो प्रोपेगेंडा है वो इसके साथ साथ नज़र आता है, जो कि लगातार अफवाहों के बाजार को गर्म कर रहा है। गैस तेल की जो कमी बात है वो लगातार की जाती है, तो आवश्यक वही कि इस तरह का प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए और जो सच्चाई है वो हर किसी के सामने आ सके। तो इसको लेकर आज एक अहम बैठक जो है वो फिलहाल यहाँ होगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर समीक्षा भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से तेल से लदे हुए जो ट्रक हैं और जो तेल से लदे हुए जहाज़ हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो 5 देशों को कहीं ना कहीं हामी दी है ईरान ने, उसमें भारत भी शामिल है, और ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत का हवाला देता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में एक भ्रामक पोस्ट में दावा किया गया कि भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि भारत में अब सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल बचा है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह फेक बताया। साथ ही बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। आप बता दें, देश की रिफाइनरियां जो हैं 100% से ज़्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं, लेकिन जब इस तरह की खबर आपके सामने आती है और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी कि उसको आप जांच लें, और वही पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया है कि पूरी खबर जो है वो निराधार है, भ्रामक है, और भारत के पास अगले कई महीनों के लिए तेल पूरी तरीके से सुरक्षित है। और यही वजह होती है कि लगातार हम देखते हैं कोई भी तस्वीर वायरल कर दी जाती है एआई की मदद से, किस तरह से उसका दुरुपयोग होता है, और बताया जाता है कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं है। और लगातार सरकार इस बात को स्पष्ट कर रही है। साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक ने भी जो दावा था इसको पूरी तरीके से खारिज किया है। इसीलिए कोई भी खबर जो होती है उसे आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू लगातार चेक किया जाता है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से पेट्रोल की कमी का दावा किया जा रहा है उसे खारिज किया है पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने, और लगातार यही बोला जा रहा है कि भ्रामक दावों और भ्रामक खबरों से दूर रहें और आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं पर फोकस किया जाए। वक्त जोर से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो नया सवेरा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आप भाई बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां पर चुनाव होने, यानी बात करते हैं जनादेश की। खासतौर से अगर अलग अलग राज्यों की हम बात करते हैं आंचल, क्योंकि वो तमाम राज्य, लेकिन इसमें भी सबसे पहले अगर असम की हम बात करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में कोशिश यही की जाती है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी महत्वपूर्ण है हम देखते हैं सदन में किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाती है। और सत्र जो चल रहा है आज महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो होगी। क्या कुछ है अब वो बता देते हैं। बिल्कुल, तो जनादेश के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं कि संसद के दोनों सदनों में आज कौन से अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। तो राज्यसभा में वित्त मंत्री वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का प्रस्ताव करने वाली है। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका। चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को लौटाने का भी प्रस्ताव रखेंगी। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2026 शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 23 मार्च को सदन में पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देंगे। आप बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 2 विधेयक को लौटाने का प्रस्ताव रखेंगी। तो राज्यसभा में आज क्या कुछ विधायी कार्य होंगे वो आपने जाना, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए लोकसभा की भी, वहाँ पर आज क्या कुछ खास होगा बताएंगे आपको। लेकिन राज्यसभा में आज वित्त मंत्री जो विधेयक है इसका प्रस्ताव रखेंगी। वहीं लोकसभा में खासतौर से आज दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 जो है इसको लेकर आपको बता दें ये सूचीबद्ध है। सदन में 25 मार्च को पेश किया गया था और आज भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश करने वाली हैं। दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे। वहीं शून्यकाल में सांसद लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में रखेंगे। तो आज दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। और जैसे कि हमने आपसे कहा था, ये आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो बात यहाँ असम की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठियों के खिलाफ अपने रुख से समझौता नहीं करेंगे। ये बात कही गई है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा। उन्होंने कहा कि अपने चुनावी प्रचार में वो लगातार बार इस बात की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। साथ ही 5 लाख बीघा अतिक्रमित जमीन को मुक्त करेंगे और कहा कि अगले कार्यकाल में ये कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका गठबंधन सांप्रदायिक एजेंडा के जरिए बीजेपी को हटाना चाहता है। कांग्रेस पर आरोप लगाया उन्होंने कि वह घुसपैठियों का समर्थन करती है और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ना असम की स्थानीय पहचान के लिए खतरा है। ये भी कहा गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में सरकार गठन पर भी असर पड़ सकता है। तो हेमंत बिस्व शर्मा के निशाने पर हैं अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठ का मुद्दा भी अहम है जब हम इस बार के चुनावों की बात करते हैं असम में। तो और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दरांग जिले के मंगलदाई में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी नीलिमा देवी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की तरह सरकार आगे भी जनता के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में अरुणोदय योजना के तहत 20 लाख नई महिला लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 2 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी।
और असम के बाद अब ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि आने वाले समय में हरिरामपुर के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पारा और गर्म हो गया। देखिए, जिस तरीके की प्रशासन तृणमूल कांग्रेस हमेशा चलाती है, इलेक्शन के समय भी ऐसे प्रशासन बना के रखी है। और बासंदी में जब हमारा कैंडिडेट वहाँ पे प्रचार के लिए गया था, उस समय उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ। ये दर्शाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। देखिए, रामनवमी की रैली हुई, बहुत भव्य रैली हुई, और ये संख्या दिखाती कि हरिरामपुर में भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे राम राज कायम होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज कायम होगा। तो राम राज्य जो है वो आने वाला है, ये कहना है यहाँ पर। और उसके साथ साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि लगातार अब नज़र आ रहे हैं, फिर चाहे बात हम असम की करें या पश्चिम बंगाल की जाए। लेकिन चुनावी राज्यों में इस समय कुछ सवाल भी हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है। और ऐसे में सवाल यही आता है, खासतौर से असम की बात करें तो चुनावी लड़ाई पहचान वर्सेस विकास के बीच सिमट रही है क्या? असम में बांग्लादेशी घुसपैठ कितना बड़ा एक फैक्टर है जिसका जिक्र लगातार हम देखते हैं, और जनता मुद्दों पर वोट करेगी या नैरेटिव पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं? साथ ही अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वोटर लिस्ट विवाद चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? साथ ही बंगाल में बंगाली अस्मिता कितना बड़ा मुद्दा रहेगा जब मत अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता अपने घर से निकलेगा? बात करते हैं मिशन साउथ की, जहां केरलम में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ रहेगा, और साथ ही साथ क्या बीजेपी वहां गेम चेंजर बन पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं इन विधानसभा चुनावों में, जिसके जवाब आने वाले समय में जल्द मिलेंगे। और इन्हीं तमाम सवालों के कई जवाबों के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से, सौरभ दत्ता का रुख करेंगे, वो जुड़ रहे हैं कोलकाता से, और नीरज सिंह जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। सबसे पहले अश्विनी मिश्र का रुख कर देते हैं। अश्विनी, जिस तरह से अगर बात की जाए असम की, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं कि किस तरह से असम में अगर विकास की बात की जाए या पहचान की, ज्यादा बड़ा मुद्दा पब्लिक सेंटिमेंट के लिहाज से आप क्या समझ पा रहे हैं? और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या नैरेटिव पर इस बार वोटिंग की तैयारी होगी या फिर विकास को लेकर? निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो असम की राजनीति जो है पहचान और अस्मिता पर बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 75 में जब यहाँ पर जातीय स्थितियाँ बनी थी, जब यहाँ पर आंदोलन हुआ था, असम का आंदोलन हुआ, तो उसके बाद राजनीतिक दल असम गण परिषद जैसे राजनीतिक दलों का उदय हुआ और उन्होंने सरकार भी बनाई और लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया। अहोम संस्कृति, अहम असम की संस्कृति, असम की अस्मिता, असम की भाषा, असम में बाहरी बनाम जो है यहाँ के जो जाति लोग हैं, मतलब यहाँ के लोकल नेटिव्स, बाहरी बनाम अंदरूनी जो यहाँ के बाशिंदे हैं, ये राजनीति हमेशा प्रभावित रही है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक बृहत्तर असम, जिसको बोर असम कहते हैं, बृहत्तर असम को एक मुद्दा बनाना चाह रही है, और उसने 6 राजनीतिक दलों, राजौर दल, असम जातीय परिषद और अन्य राजनीतिक दलों से अपना गठबंधन किया है। और असम की अस्मिता, असम के जो मुद्दे, असम के स्वाभिमान, इनकी जो बात कर रही है, उसकी जगह भाजपा का क्लियर कट नैरेटिव है कि पिछले 10 वर्षों में जो डबल इंजन सरकार की यहाँ पर विकास की स्थितियां बनी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें, चाहे शहरी क्षेत्रों में देखें, जहाँ भी देखें सड़कों का सज्जाल बना हुआ है। शहर जो है वो कहीं ना कहीं इतने सारे फ्लाईओवर बने हैं। 6 दशक में अगर देखें, 60 साल में ब्रह्मपुत्र पर महज केवल 3 पुल बने थे, लेकिन पिछले 10 साल में 4 पुल का उद्घाटन हो चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है, 4 नए पुल बन रहे हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा पुल भी 9.2 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका पुल है। लेकिन वो पुलों का जो नामकरण है वो भूपेन हजारिका पर होता है, वो पुलों का नामकरण जो है भास्कर बर्मन पे होता है, वो पुलों का नामकरण जो है यहाँ की संस्कृति के मुताबिक होता है। यानी जो असम की अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण की बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के पिछले कार्यों में दिखता है। तो एक बृहत्तर असम, बोर असम का जो अस्मिता और पहचान और की लड़ाई का नैरेटिव बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसको भी अपने में समाहित करते हुए भाजपा विकास की राजनीति को दिखा रही है। पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। असम अब केवल चाय के लिए नहीं, चिप के लिए भी जाना जाएगा। असम के जागी रोड इलाके में, जहाँ पर जो मोरी गांव जो जिला है, वहाँ पर
टाटा का जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बन रही है तो वहाँ से चिप बनेगा। अभी तक असम चाय के लिए जाना जाता था, अब असम चिप के लिए भी जाना जाएगा। असम जो है यहाँ की अपनी संस्कृति और यहाँ की भौगोलिक स्थितियों से आवागमन के लिए दुष्कर राज्य माना जाता था, लेकिन अब आवागमन यहाँ पर सुगम हो चुका है। तो पिछले 10 साल के विकास के डबल सरकार के एजेंडे बनाम यहाँ की जातीय स्थितियाँ, जातीय संघर्ष, जातीय समीकरण और जातीय बृहत्तर असम का मुद्दा, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं चुनाव होगा। निश्चित तौर से ये देखना होगा कि जनता क्या जनादेश देती है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जबरदस्त तरीके से अब शुरू हो गया है। कल नाम वापसी हो गया, नाम वापसी के बाद 722 कैंडिडेट मैदान में हैं। 67 लोगों का पर्चा खारिज, 67 लोगों ने पर्चा वापस लिया है। बिल्कुल, नाम उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन हुए थे। जी अश्विनी, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, समीकरण हैं, किस तरीके से बदलेंगे, और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी अगर बात की जाए, सौरभ अलीपुरद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे भी समझना चाहेंगे, रामराज आने की बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन ऐसे में क्या कुछ खास हलचल जो है वो खास तौर से नजर आ रही है, जो समीकरण है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं? मुकुल, देखिए, राम नवमी को लेकर जो जुलूस निकला बंगाल के हर कोने से, उसको देखकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह से, चाहे वो भवानीपुर हो चाहे वो हरिरामपुर हो, जिस तरह से राम नवमी को लेकर आम आदमी जो है वो सड़क पर आए, रैली किए, जैसे भव्य रैली हुआ, इन सब बातों को लेकर वो काफी उत्साहित है। और रही बात दूसरी तरफ समीकरण की, तो अब तक जो चुनावी जो रैलीज टीएमसी ने की है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, उनमें सभी रैलीज में एसआईआर को ही बड़ा मुद्दा बनाया गया है। बंगाली अस्मिता जो है उसको ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि टीएमसी जिस रुख पर इस चुनाव को ले जाना चाहती है, बंगाल की जनता उससे सहमत नहीं है। एसआईआर को लेकर उनका ये कहना है कि एसआईआर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत उनको हो रही है जिनके पास कागजात सही नहीं है। आज सप्लीमेंट्री और एक सूची आने वाली है, जो 60 लाख विवादित नाम थे, उसमें से अभी तो 32 लाख का निपटारा हो चुका है और 12 लाख का नाम काट गया है। और आगे आज देखना पड़ेगा, आज सप्लीमेंट्री लिस्ट है। दूसरी, जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो टीएमसी जो लगातार हमलावर है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें देखा गया कि टीएमसी के तरफ से भवानीपुर में नंदीग्राम के जो वीडियो को रिटर्निंग ऑफिसर के हिसाब से लाया गया था, उनको लेकर टीएमसी ने एक कंप्लेन लेटर चुनाव आयोग में दिया था। उस लेटर को लेकर जो चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 नाम मांगे गए हैं मुख्य सचिव से। तो कहीं ना कहीं जाके जो भाजपा या अन्य दल के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि अगर टीएमसी कोई कंप्लेन करती है और उसका अगर सही कोई ग्राउंड है तो उस पे भी चुनाव आयोग उसी तरह काम कर रही है जिस तरह अन्य दलों के लिए अन्य दलों को जो कंप्लेन लेटर है उनको जैसे गौर किया जा रहा है, वैसे ही टीएमसी के लिए भी गौर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके टीएमसी जो लगातार हमलावर है, वो ये इस कदम से कहीं ना कहीं जाके वो थोड़े खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब बंगाल में भी किस तरह से जो बंगाली अस्मिता का मुद्दा है वो कितना प्रभावी होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन रुक कर लेते हैं मिशन साउथ की तरफ, जहां नीरज सिंह जुड़े हुए हैं तिरुवनंतपुरम से। नीरज, यहाँ पर हमने जिस तरह से सवाल उठाया कि एलडीएफ और यूडीएफ वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन क्या बीजेपी गेम चेंजर साबित हो पाएगी? और जिस तरह से साउथ की पॉलिटिक्स में फिल्मों का तड़का लगाया जाता है, जो फिल्मी कलाकार राजनीतिक पर्दे पर उतरते हैं, उससे राजनीति की दाल कितनी गलती नजर आती है? देखिए, बिल्कुल, देखो, केरल की राजनीति आंचल आप देखें कि दूसरे जो राज्य हैं उनसे कुछ अलग तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर चेहरों पर दाब शायद कम लगाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो भावनात्मक नैरेटिव है उसका बहुत ज़्यादा जो रोल है वो नहीं रहता। यहाँ पर सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही कारण है, आप देखें कि एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ, इस तरह की सरकारें यहाँ पर रही हैं। हालांकि एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने एक तरीके से सेंध लगाई है। आप देखें
तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से जो नगर पालिका के चुनाव है वहाँ पर मेयर की सीट उन्होंने हासिल की। लगातार हर बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, तो अलग तरह के जो संकेत हैं वो दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने त्रिशूर की जीती थी, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में धीरे धीरे जो अपनी पैठ है वो बना रही है। हालांकि इतना भी है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो ये ज़रूर देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा विधायक जो चुनावी मैदान में है वो उनके लिए उनके जनहित के मुद्दों पर कितना काम करता है। आप देखें कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो तमाम इशू है ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार को लेकर जो यहाँ पर उच्च शिक्षा में लोग पारंगत हैं, लेकिन रोजगार के उतने साधन नहीं है, दूसरे स्टेटों में काम करना पड़ता है। दूसरा आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से भले ही आपको देखें तो यूडीएफ सही दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार आ गए। एक शशि थरूर का गुट अलग है, इसके अलावा जो यहाँ पर नेता विपक्ष हैं वीडी हासन, उनका एक अलग, श्रीनिवासन उनका अलग गुट है, और इसके साथ साथ ही केशु वेणुगोपाल वो एक अलग गुट है। तो 3 गुटों में ये पार्टी बटी हुई है। ऊपर से जरूर सब चीज़ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने इनके जो समर्थक हैं वो जरूर एक दूसरे के ऊपर खींचातान कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कई तरह की चुनौती है। बिल्कुल नीरज, अलग अलग धड़े जो बटे हुए हैं, शंकु जो विधानसभा है वो भी हो सकती है। ये एक बड़ी चुनौती, और इससे पार पाना ही शायद हम कह सकते हैं कि तभी शायद बेहतर स्थिति होगी। लेकिन इसका फायदा किस तरीके से बीजेपी को मिलता नजर आएगा ये भी अपने आप में देखना होगा। फिलहाल अश्विनी, सौरभ और नीरज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चुनावी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो जनता का आदेश क्या रहता है ये देखना होगा और इसको वक्त बताएगा। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए बात कर लेते हैं अब महानवमी को लेकर। आज देश भर में नवरात्रि का उल्लास और रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जहां नवरात्रि की पूजा में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना की जा रही है। आज के दिन मां के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा लगातार मंदिरों में की जा रही है। इन 2 तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं छतरपुर मंदिर और झंडेलाल मंदिर की तस्वीरें, जहाँ लगातार लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां हर तरफ श्री राम धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए। रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आप बता दें, आज मंदिर पूरे दिन श्रद्धालु के लिए खुला रहेगा। सुबह 6:30 बजे से ही 11 बजे तक विशेष पूजा अनुष्ठान का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। इस दौरान सबसे आकर्षण का जो पल है, जो क्षण है, वो होगा दिव्य सूर्य तिलक, जब सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर, ललाट पर पड़ेंगी। इस अलौकिक दृश्य को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन सके। भगवान को लगभग 6 क्विंटल पंजीरी और पारंपरिक 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में बधाई गान, फूल बंगला झांकी, भव्य सजावट श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त कर देगी। शाम को मंदिर का शिखर भव्य फसाद लाइटिंग से जगमगा उठेगा। तो भोग, सजावट, भव्य अलौकिक रूप रामलला का कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं
उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति देगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र जुड़ गए हैं जम्मू कटरा से, विकास सिंह अयोध्या से और डॉक्टर सुरेश जुड़ गई हैं छतरपुर मंदिर दिल्ली से। सबसे पहले विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, वो कहते हैं कि भजराम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम होता है और रामनवमी के दिन अगर देखा जाए तो जो अयोध्या है उसे सजाया गया है और श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, ललायत हैं और आत्मविभूत हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रभु श्री राम का आज जन्मोत्सव है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी प्रशासन की तरफ से भी और उसी के मद्देनजर यहाँ पर देख रहे हैं जो अनुमान था, अनुमान के अनुसार ही बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर आ गई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं यहाँ पर, जिसमें आज दिन में ठीक 12 बजे जन्मोत्सव की शुरुआत होगी और प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं 12 बजे और इस घड़ी के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आज जन्मोत्सव है और कैसा माहौल दिख रहा है? अयोध्या तो भगवान की है और भगवान राम की आत्मा अयोध्या है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भगवान वो राम है कि कड़कड़ में रहते हैं, उस राम का आज जन्म महोत्सव है और आज भगवान सूर्य की किरणों से 12 बजे तिलक जो 4 मिनट तक वह एकदम प्रकाश का एक अलग अनुभूति कराएगा। यही तो रामराज है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानु निहारा, सो जाने जही देव जनाई जानत। माहौल है बिल्कुल विकास, लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और वो नजारा 12 बजे का जिसका सभी को इंतजार है, सूर्य तिलक का पूरी दुनिया देखेगी इस अयोध्या से। बिल्कुल विकास, और साथ ही देवेंद्र आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से जो नवरात्रि है उस पर हमने देखा, अगर पिछले दिन की बात हम करें, कैसे लगातार जो भीड़ थी वो पहुंच रही थी। आज की अगर बात की जाए, किस तरीके से, क्या कुछ खास तस्वीरें आज नजर आ रही हैं और कैसे लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं? जी, रामनवमी का दिन जो है वो खास माना जाता है माता के दर्शनों के लिए और नवरात्रि का जो आज अंतिम दिन रहता है। सुबह से ही हमने देखा कि काफी भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और अगर भवन की बात करें तो वहाँ शतचंडी महायज्ञ जो है उससे पूर्णाहुति जो आज दी जा रही है संपन्न किया जा रहा है और सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही हमने देखा लोग जो है वो कंजक पूजन और बाकी विशेष पूजा अर्चनाएं जो है वो कर रहे हैं। देश में भर से श्रद्धालु जो है माता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भीड़ की वजह से यात्रा जो रजिस्ट्रेशन था वो अपने समय सीमा से पहले जो है उसे बंद करना पड़ा और जो क्राउड मैनेजमेंट था उसको लेकर खासी मुशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को। पर अगर अभी की बात करें तो यात्रा बिल्कुल जो है वो चल रही है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रों के दिनों में 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं और जो माहौल है भवन में और जिस तरह की सजावट हुई है, जो सुंदरता है वहाँ पे, वो एक अलग ही दृश्य है। जी बिल्कुल, अब रुख कर लेते हैं झंडेलाल मंदिर का, जहाँ डॉक्टर सुरेश मौजूद हैं। सुरेश, साफ तौर पर सिद्धिदात्री माँ के स्वरूप को किस तरह से भक्त अपने नैनों में उतार रहे हैं और आज किस तरह का माहौल है जो कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ इशारा करता है? जी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं कृतिका, आपको, मुकुल, आपको और हमारे तमाम सभी दर्शकों को। सबसे पहले आपको झंडे वाली माता के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज के दिन जो 9 दिन की पूजा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। माँ सिद्धि देने वाली है, सबको आशीर्वाद देने वाली है। आज का स्वरूप देखिए, माँ का इतना अद्भुत, इतना अलौकिक स्वरूप में माँ सबको दर्शन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। अलौकिक माँ ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं। दाहिनी ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा विराजमान है। आप देखिए, लगातार एक श्रृंखला में सुबह से श्रद्धालु इस मंदिर में आते जा रहे हैं और जिस तरीके से सेवादार उनके ललाट पर मां का दिया हुआ सिंदूर लगा रहे हैं, आप देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि 9वां दिन है। जो 9 दिन की आराधना तपस्या होती है वो पूर्ण होती है। आज के दिन कंजक खिलाने का भी प्रावधान है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं। हम उन श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे कि जब आपकी आस्था, आपकी प्रार्थना पूर्ण होती है तो कैसा लगता है? माँ के दर्शन किए आपने? आपने किए माँ के दर्शन? दर्शन किए, बहुत अच्छी तरह से किए। कंजक पूजन हुआ?
जी हो गया। हो गया। आप देखिए छोटी छोटी कन्याएं आ रही हैं, माँ हैं और माँ के यहाँ कंजक पूजन करके आ रहे हैं, दर्शन करके, और कहते हैं ना कि आप कोई भी व्रत कीजिए या फिर आराधना कीजिए और जब वो पूर्ण हो जाती है तो जो सुकून, जो आस्था, जो विश्वास चेहरे पे दिखाई देता है वो आपको यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई दे रहा होगा। 9 दिन की तपस्या आज पूर्ण हुई और यकीनन माँ सभी को आशीर्वाद दे करके जाएगी। और आप देखिए जिस तरीके के जयकारों से ये मंदिर पूरा प्रांगण गूंज रहा है, यकीनन पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और सबको मन से बस यही पुकार हो रही है कि माँ जल्दी से फिर से 6 महीने बाद आना और इस उत्सव में रंग भर देना। बिल्कुल, भक्ति शक्ति के स्वरूप में आज माँ की आराधना की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, साथ ही साथ देवेंद्र आपका और विकास आपका, इन तमाम भक्तिमय जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रेडियो न्यूज़ के इस मंच के माध्यम से हमने अयोध्या के और साथ ही साथ छतरपुर के दर्शन भी आपको करवाए। क्यों मुकुल? बिल्कुल, और न सिर्फ वैष्णो देवी बल्कि नागपुर की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ आयोजित महाआरती ने सामूहिक आरती के क्षेत्र में नया एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस आयोजन में शामिल हुए और इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। इसमें 4,900 लोगों ने एक साथ आरती कर नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड लगभग 2,500 लोगों के नाम दर्ज था। और आइए बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की, देखते हैं क्या कुछ खास है आज इस सेगमेंट में। एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर की, जहां से शुरू हो रहे प्रसिद्ध माधवपुर खेड़ मेला इस साल और भी भव्य और व्यवस्थित रूप में नजर आएगा। भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के पवित्र विवाह की स्मृति में आयोजित इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के पवित्र विवाह की स्मृति में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध माधवपुर खेड़ मेला इस साल और भी व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ये भव्य आयोजन राज्य सरकार के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा पोरबंदर जिला प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है। 27 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पोरबंदर के जिला कलेक्टर SD धनानी के अनुसार इस बार मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पिछले वर्षों में भीड़भाड़ की समस्या को देखते हुए इस बार मेले के लेआउट को नए सिरे से तैयार किया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के आसानी से मेले का आनंद ले सके। माधवपुर घेड़ मेला आस्था, संस्कृति और पर्यटन का संगम है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और गुजरात की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो जब देखा आपने एक उत्सव में किस तरीके से भारत की लगातार जो सांस्कृतिक विविधता है वो नजर आती है और क्यों भारत को आखिर उत्सव का पर्व का देश कहा जाता है। बिल्कुल, तो अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट जो कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मनी मंत्र का। और मनी मंत्र में आज हम आपको जानकारी देंगे ग्रीन बॉन्ड से जुड़ी हुई कि आखिरकार ये ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड की बात की जाए तो एक निश्चित आय वाला एक बहुत अहम वित्तीय साधन है, जो कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने का एक अहम जरिया है। पर्यावरण से जुड़े जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इसे दिया जाता है। अब इसमें हम सोलर एनर्जी, जो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी और स्वच्छ परिवहन के लिए इन बॉन्ड्स को अहम माना गया है। जल संरक्षण को किस तरह से वित्तीय सहायता देनी है, ये भी ग्रीन बॉन्ड्स में शामिल है। वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ कैसे आर्थिक मदद दी जाए, इसमें ग्रीन बॉन्ड्स कहीं ना कहीं सहायक साबित होते हैं। तो आज हमारे मंत्र में यहाँ आपको बता रहे हैं किस तरीके से ग्रीन बॉन्ड जो है एक निश्चित आय वाला साधन और इसके जरिए किस तरीके से एक बेहतर वित्तीय रिटर्न जो है वो निवेशकों को मिलता है और उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जो है उसमें भी एक अहम योगदान इसका नजर आता है। और आइए बात करते हैं नई नई तकनीक की और हमारे खास सेगमेंट पर डालते हैं नजर, इसका नाम है टेक टॉक।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 अहम कदम उठाए हैं। पहली पहल के तहत देश भर में रेलवे ट्रैक के पास बसे इलाकों में सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए नए सबवे बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हादसों को रोकना है। रेलवे ने इस पूरी योजना को अगले 5 से 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन सबवे का डिजाइन ऐसा होगा कि बारिश में जलभराव की समस्या ना हो और महज 12 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक में इनका निर्माण पूरा कर लिया जाए ताकि ट्रेन सेवाओं पर असर ना पड़े। वहीं सुरक्षा की दूसरी बड़ी पहल स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच को लेकर है। रेलवे ने कवच प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाते हुए इसमें AI का उपयोग शुरू किया है। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सुरक्षा नाम का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जा रहा है। अब तक 3100 किलोमीटर से ज़्यादा रूट पर कवच लगाया जा चुका है और दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त मार्गों सहित 24,000 किलोमीटर रूट पर इसका काम तेजी से चल रहा है। और अब बात फिल्मी दुनिया की फिल्मी फ्राइडे में। तो आपको बता दें सिनेमाघरों में धुरंधर द रिवेंज धुआंधार जारी है और बॉक्स ऑफिस पर अगर बात की जाए तो इस फिल्म की सुनामी जहां थिएटर्स में शुक्रवार को नई हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और वहीं दिग्गज सितारों ने OTT का रुख भी किया है। OTT रिलीजेस में सबसे पहले बात एक्शन थ्रिलर मर्दानी 3 की। अभिराज मीनावाला का निर्देशन और रानी मुखर्जी का दमदार अवतार। ये 2019 की फिल्म मर्दानी 2 का सीक्वल और मर्दानी ट्रायोलॉजी का तीसरा पार्ट है। इसमें रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोदीवाला और मल्लिका प्रसाद ने भी सुर्खियां बटोरी। इस बार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय सिर्फ 3 महीनों में अजीब हालात में गायब हुई 93 जवान लड़कियों के केस की जांच करती हैं। मर्दानी 3 जनवरी 2026 में थिएटर में रिलीज हुई थी और इसे क्रिटिक्स से मिले जुले से लेकर पॉजिटिव रिव्यू मिले। बॉक्स ऑफिस पर भी बिजनेस अच्छा ही रहा। अब देखते हैं नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है। ओ रोमियो भी OTT पर प्रीमियर करने जा रही है। ओ रोमियो को देख सकते हैं 27 मार्च से Amazon प्राइम वीडियो पर। शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया जैसे उम्दा कलाकार। कहानी आजादी के बाद के मुंबई में सेट एक दिलचस्प अंडरवर्ल्ड रोमांटिक थ्रिलर जो उस्तारा नाम के गैंगस्टर की जिंदगी पर आधारित है। क्रिटिक्स ने दिए मिक्स्ड रिव्यूज। बॉक्स ऑफिस पर हुई अच्छी कमाई। अब OTT पर ये फिल्म रेंट पर उपलब्ध होगी। देखना होगा विशाल भारद्वाज का ये मैग्नम ऑपस OTT पर कितना कमाल करता है। विजय सेतुपति जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ कमाल ही करते हैं। इस बार दिखेंगे जियो हॉटस्टार पर कट्टन में। रूरल ग्रिटी थ्रिलर में विजय सेतुपति फिर लोगों को हैरत में डाल रहे हैं। जब एक कटा हुआ सर सामने आता है और बोलने लगता है, अपने शरीर के लिए गुहार लगाता है, तो पूरा समुदाय कट्टन नाम के आदमी के पीछे की सच्चाई की खोज में लग जाता है। ब्रैंडन फ्रेजर और रेचल वाइस स्टारिंग 2001 की ये सीक्वल थिएटर में भी रिटर्न आ गई है। द ममी रिटर्न्स अमेरिकी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसे स्टीफन सॉमर्स ने लिखा और निर्देशित किया। ये 1999 की फिल्म द ममी का सीक्वल है और द ममी फिल्म सीरीज की दूसरी फिल्म। ब्रैंडन फ्रेजर, रेचल वेज, जॉन हेना ने पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया। साथ ही ड्वेन जॉनसन ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। ये फिल्म 4 मई 2001 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी। अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह द ममी रिटर्न्स एक हिट फिल्म थी जिसने दुनिया भर में $435 मिलियन की कमाई की, जो 2001 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और इस सीरीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2026 में ये क्या कमाल करती है। जया सिन्हा, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो BCCI ने भारत के 2026-27 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के घरेलू कैलेंडर किया जारी। 4 टीमें भारत का दौरा करेंगी जिसमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलियन टीम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि अब से ओलंपिक खेलों में महिलाओं की श्रेणी के इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए केवल वही जैविक महिला एथलीट पात्र होंगी जिनके लिंग निर्धारण का एक बार किए जाने वाला जीन स्क्रीनिंग टेस्ट से किया जाएगा। IOC के पहले महिला श्रेणी की सुरक्षा के लिए अपनी नई नीति जारी की है।
खेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के फिजियो के खर्च वहन करने का किया फैसला। भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम के खिलाड़ी और मुख्य कोच खालिद शामिल को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया गया। ये विवाद केरल फुटबॉल संघ द्वारा स्टेडियम मालिकों को आवश्यक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान न करने के कारण हुआ। और नया सवेरे में हम रुख करते हैं मौसम की तरफ। और आइए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। आपको बता दें केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, यानी 10 रुपये की कटौती यहाँ की गई है। वहीं डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 0 कर दी गई है, यानी यहाँ पे 10 रुपये की कटौती। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार ये सभी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का ये कदम ऊर्जा क्षेत्र में टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने और निर्यात से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 में संशोधन करते हुए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और एटीएफ पर नियम 18 और 19 प्रावधानों को लागू न करने का फैसला किया है। हालांकि इस बदलाव से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को राहत दी गई है। ये कंपनियां अगर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ईंधन निर्यात करती हैं तो उन पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे और उन्हें पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। तो टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव, जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कट ऑफ किया गया। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो वो 13 से 3 रुपये प्रति लीटर आ गई और डीजल पर अब से 0 कर दिया गया है। और इस एक्साइज ड्यूटी के हटने से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर दबाव कहीं ना कहीं कम होगा और टैक्स और निर्यात नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया है। अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अजय, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पर इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, कमी की गई, किस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी दबाव को कम करेगी? बहुत बड़ा स्वीपिंग चेंज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और एक्साइज कट करने की घोषणा की है। इसका असर इमीडिएटली ये होगा
कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिल्कुल भी बदलेंगी नहीं और उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। स्पष्ट तौर पर जो प्रेशर है मिडिल ईस्ट में क्राइसिस की वजह से वो सारी दुनिया पर देखा जा रहा है और एक प्राइवेट फर्म नायरा है जिसने कल डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी थी। पेट्रोल की प्राइस 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की प्राइस में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया गया था नायरा एनर्जी जो कि प्राइवेट फर्म है उसके द्वारा। और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें कंफर्म किया गया है कि पेट्रोल पर जो एक्साइज है उसको 0 कर दिया गया है और डीजल पर जो एक्साइज है उसमें 10 रुपए की कटौती की गई है। लेकिन जो हाई स्पीड डीजल है आंचल और जो एटीएफ है उस पर एडिशनल बर्डन लगा दिया गया है। तो आप समझिए कि एटीएफ की प्राइसेस आने वाले दिनों में 50 रुपए जो एडिशनल चार्ज लगाया गया है उससे एटीएफ की प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है हवाई यात्रा महंगी हो। हाई स्पीड डीजल जो कि इंडस्ट्रियल यूसेज में किया जाता है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आम आदमी के लिए जो पेट्रोल और डीजल है जो पेट्रोल पंप पर मिलते हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और ये बहुत ही बड़ा चेंज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से नायरा ने जो कि एक प्राइवेट कंपनी है उसने 5 रुपए बढ़ाए और 3 रुपए की बढ़ोतरी की थी, कहीं ना कहीं इस तरह से मनमाने ढंग से जो अगर प्राइवेट ऑयल कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं ग्राहकों को नुकसान ना पहुंचे, उस हिसाब से भी ये आम जो उपभोक्ता है उसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और राहत भरा फैसला है। ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से ये लगातार अफवाहें आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पर ये मुश्किलें आ रही थी कि लोग पेट्रोल पंप पर इस आशंका में कि दाम बढ़ सकते हैं या सप्लाईज में कमी आ सकती है लोगों ने थोड़ा सा भीड़ देखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये इमीडिएट जो फैसला लिया गया है आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और जो ये कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और जो भी भार है उसका वहन स्वयं सरकार करेगी अपने एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती है उसके जरिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला। और आपको याद होगा कि पहले जो सरकारें थी उनका एक अप्रोच हुआ करता था आंचल आपको याद होगा ऑयल बॉन्ड जारी करने के जरिए जो देश के ऊपर जो बर्डन था उसका भार ऑयल बॉन्ड्स के जरिए जो ऑयल कंपनीज पर डाल दिया जाता था। लेकिन अभी सरकार ने ये किया है उसके बिल्कुल उलट कंपनियों पर कोई भी भार नहीं किया है। अपने एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन है उसमें कटौती की है। तो सरकार ने अपने टैक्स कलेक्शन में कटौती करने का फैसला लिया है। ओएमसीज के ऊपर कोई भी इस पर बर्डन नहीं आएगा और वो लगातार पहले की तरह सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए, सोर्सिंग करने के लिए और सप्लाईज करने के लिए काम करती रहेंगी। इफेक्टिव जो प्राइसेस हम और आप अदा करते हैं पेट्रोल और डीजल की वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, न केवल व्यक्तिगत खर्चों के लिए बल्कि इन जनरल इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पर काबू में रखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। और चूंकि पेट्रोलियम सेक्टर का असर हर सेक्टर पर पड़ता है चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी हो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज इन इंडस्ट्रियल यूजेस, अब ये कोशिश की जा रही है कि इन्फ्लेशन को भी जो लगातार अभी डबल डिजिट जो लगातार अभी 4% के आसपास बना हुआ है वहीं पर बरकरार रखा जाए और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी। बिल्कुल अजय, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही सेंट्रल एक्साइज संशोधन रूल 2026 जो है वो लागू कर दिया है तत्काल प्रभाव से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। जी तो फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 में से होगी मुकुल के साथ। नमस्कार।